नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हवा में ही धुआं हो जाएगी दुश्मन की हर हिमाकत। क्या है इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट आकाश तीर, आपको बताएंगे। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मियों की गई जान, तालिबान ने ली इसकी जिम्मेदारी। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि भारत की पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, सरकार के ट्विटर अकाउंट को कर दिया बैन। चौथी खबर में आपको बताएंगे कि भोपाल में सेना की अहम बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पैरामिलिट्री ने संभाला मोर्चा। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब भारत का टाइम आ गया है, बनेगा दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बहुत हुआ इंतजार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अब आकाश में ही धुआं हो जाएगी दुश्मन की हर हिमाकत। क्या है इंडियन आर्मी का प्रोजेक्ट आकाश तीर, आपको बताते चले दोस्तों कि रक्षा मंत्रालय ने गाजियाबाद स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। डील इस बात की हुई है कि बीईएल भारतीय सेना के लिए ऐसा सिस्टम बनाकर देगी जो दुश्मन की हर चाल को हवा में ही खत्म कर देगी। इस प्रोजेक्ट के लिए बीईएल को 1982 करोड़ रुपए मिले हैं। बीईएल देश की रक्षा और बचाव क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को विकसित करेगा और इसे सरकार ने प्रोजेक्ट आकाश तीर नाम दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में फिर आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मियों की मौत, तालिबान ने ली इसकी जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आतंकवाद से बुरी तरह जूझ रहा पाकिस्तान एक बार फिर आतंकी हमलों का शिकार हुआ है। बता दें कि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में आतंकियों ने एक पुलिस वैन को निशाना बनाया, जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है। वहीं 6 पुलिसकर्मी इस हमले में घायल हुए हैं। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ली है। खबर के अनुसार घटना पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की है, जहां के लक्की मरवात जिले में एक पुलिस वैन गुरुवार सुबह सद्दार पुलिस स्टेशन की तरफ जा रही थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत की पाकिस्तान पर एक और डिजिटल स्ट्राइक, सरकार के ट्विटर अकाउंट को कर दिया बैन। जी हाँ दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई करते हुए वहां की सरकार का ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भारत में बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान की सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने पर एक संदेश मिलता है, जिसमें लिखा है, कानूनी मांग के जवाब में पाकिस्तान सरकार के ट्विटर हैंडल को भारत में रोक दिया गया है। आपको बता दें कि बीते 6 महीने में ये दूसरी बार है जब भारत में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल पर रोक लगाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भोपाल में सेना की अहम बैठक में शामिल होंगे पीएम मोदी, सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट, पैरामिलिट्री ने संभाल लिया है मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी भोपाल आ रहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर भोपाल में पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी जा रही है, वहीं संदिग्ध नजर आने पर तलाशी भी ली जा रही है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल में आयोजित होने वाली सेना की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए 1 अप्रैल को राजधानी आ रहे हैं। राजधानी भोपाल में सेना की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है और सेना की इस हाई प्रोफाइल बैठक में थल सेना, जल सेना और वायु सेना के अध्यक्षों के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक में भविष्य के युद्धों पर मंथन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को राजधानी आएंगे, जबकि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक दिन पहले ही यानी 31 मार्च को भोपाल आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि सेना की इस हाई प्रोफाइल बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिविधियों और भविष्य के युद्ध को लेकर मंथन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब भारत का टाइम आ गया है, बनेगा दुनिया का नंबर 1 इकोनॉमी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, बहुत हुआ इंतजार। जी हाँ दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की इकोनॉमी पिछले कुछ समय में काफी बेहतर हुई, जो दुनिया के लिए उदाहरण बन सकती है। उन्होंने कहा कि रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक भारत 2027 में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समिट में कहा कि अमृतकाल के समापन यानी आजादी के 100 साल होने तक भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी बन जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जीएसटी और इनकम टैक्स के कलेक्शन में जो बढ़ोतरी हुई है वो कुछ साल पहले तक कल्पना से परे था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक दिन पहले ही मिशन बिहार पर पहुंचेंगे अमित शाह। सासाराम नवादा रैली से पहले पटना में बीजेपी की बड़ी मीटिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी का बिहार मिशन जारी
भारी है। ऐसा लगता है कि बिहार की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल रखी है और एक बार फिर से 2 अप्रैल को अमित शाह की सासाराम और नवादा में चुनावी रैली है। बीते 6 महीनों में शाह को ये चौथा बिहार दौरा होगा, लेकिन इस बार रैली अमित शाह की रैली के एक दिन पहले ही पटना अमित शाह पहुंच जाएंगे और 1 अप्रैल को वो पार्टी के वरीय पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे और फिर उसके बाद 2 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती पर अमित शाह सासाराम और नवादा में रैली करेंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। रामनवमी के अवसर पर श्रीनगर में निकाली गई शोभा यात्रा, गूंजे जय सिया राम के जय घोष। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई है। इस दौरान सड़कें श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। जगह जगह पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। यात्रा को आयोजित करने में मुस्लिम समुदाय ने भी सहयोग दिया है। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच पुराने शहर के जईदार मोहल्ला से शुरू होकर बागदल, बरबर शाह, लाल चौक, हरि सिंह हाई स्ट्रीट और जहांगीर चौक से होते हुए टांकीपोरा में समाप्त हुई। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें एलपीजी के दाम से गोल्ड की बिक्री तक 1 अप्रैल से होने वाले हैं 6 बड़े बदलाव, होगा ये सीधा असर। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की पहली तारीख को कई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनमें से कई आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को प्रभावित करने वाले साबित होते हैं। 2 दिन बाद अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है और इसके साथ ही शुरुआत होने जा रही है नए वित्तीय वर्ष 2023-24 की। ऐसे में बदलावों की लिस्ट थोड़ी लंबी होने जा रही है। 1 अप्रैल 2023 से गैस सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है, तो वहीं सोने की बिक्री को लेकर भी नया नियम महीने शुरू होते ही लागू हो जाएगा। वहीं दोस्तों, सरकारी गैस कंपनियां हर महीने के पहले दिन एलपीजी के दाम की कीमतों में संशोधन करती हैं और नए रेट जारी करती हैं। मार्च महीने की शुरुआत में एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका लगा था, क्योंकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की, जबकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में 350 रुपये का इजाफा किया गया था। 1 तारीख को भी इनकी कीमतों में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि लोकसभा 2024 के चुनाव बीजेपी के त्रिदेव संभालेंगे बिहार का मोर्चा। वीएसएस मास्टर स्ट्रोक से लगने वाला है झटका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है पटना से। 2024 में लोकसभा और 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इन दोनों चुनाव से पहले बीजेपी अपना प्लान बनाने में जुटती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए त्रिदेव को खड़ा कर दिया है। पहले विनोद तावड़े, फिर सम्राट चौधरी और अब सुनील ओझा। संगठन की रणनीति को धार देने के लिए त्रिदेव अपने मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष को झटका देने की तैयारी में जुट गए हैं। बिहार में जो बीजेपी ने जो नई टीम बनाई है, इससे सियासी गलियारे में त्रिदेव इसे कहा जा रहा है। बिहार में वीएसएस यानी कि विनोद तावड़े, सम्राट चौधरी और सुनील ओझा का फार्मूला तैयार हो गया है और इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। 2024 के रण में कैसे विजयी होना है, इसके लिए तीनों मिलकर जुट गए हैं और विनोद तावड़े कुछ महीने पहले ही पार्टी के प्रभारी बनाए गए हैं और उनके साथ हरीश दुबे सह प्रभारी थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि छात्रों को टेक्निकली सशक्त बनाएगी योगी सरकार। बांटे जाएंगे 10 लाख टैब और 25 लाख स्मार्टफोन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों छात्रों को टेक्निकल सशक्त बनाने के लिए नई पहल शुरू की है और उसके लिए छात्रों के बीच लैपटॉप और टैबलेट बांटे जाएंगे। छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट बिल्कुल फ्री दिए जाएंगे और इसके लिए 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही 12,000 से ज़्यादा स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाकर उन्हें डिजिटल किया गया है और इसके लिए सरकार ने 10 लाख टैबलेट और 25 लाख स्मार्टफोन की खरीद के लिए बोली दस्तावेज को मंजूरी दे दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि मौसम विभाग से बड़ी खबर। देश के कई राज्यों में आंधी तूफान की चेतावनी और जारी कर दिया गया है अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, देश भर के कई राज्यों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर अब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बड़ी चेतावनी जारी कर दी है और इसके तहत अब कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ आंधी की आशंका जताई गई है। दिल्ली एनसीआर से लेकर कुछ और राज्यों में मौसम करवट ले सकता है और इस बार फरवरी के महीने में ही गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और ऐसे में माना जा रहा था कि मार्च के लिए गर्मी अपना रिकॉर्ड तोड़ देगी
और हालांकि कुछ दिन गर्मी बढ़ने के बाद अचानक दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में मौसम ने करवट ले ली और यहाँ तेज बारिश के साथ साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि ने एक बार फिर तापमान लुढ़का दिया था। दोस्तों, मौसम विभाग की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक देश के जिन राज्यों में मौसम करवट लेने वाला है उनमें राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ प्रमुख रूप से शामिल है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बलूचों के हमलों से डरा चीन, कराची में बंद होगा चीनी बिजनेस। इसे मालूम था कि एक दिन चीन को पाकिस्तान में अपना बिजनेस बंद करने की नौबत आ जाएगी, मगर ऐसा हो रहा है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अथॉरिटी ने चीन के कुछ बिजनेस और दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है और ये कदम आतंकी हमलों से इन्हें बचाने के मकसद से उठाया गया है। अथॉरिटीज़ का मानना है कि आतंकी हमले पाकिस्तान के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साथी के साथ रिश्ते को बिगाड़ सकते हैं और पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में चीन के नागरिकों और प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है और कई खतरनाक आतंकी हमलों में कुछ चीनी नागरिकों की जान भी गई है। तो दोस्तों, पाकिस्तान आतंक का घर है, आतंकियों को पालता है और उसने उसके सबसे अजीज दोस्त चीन को परेशान कर दिया है और अब चीन की कंपनियां पाकिस्तान में ठप पड़ रही है और अब उसे बंद करके चीन पाकिस्तान से भागना चाहता है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संप्रभुता का करे सम्मान। एससीओ बैठक में एनएसए डोभाल ने चीन को जमकर सुनाया, पाकिस्तान को भी लताड़ा। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बुधवार को संघाई सहयोग संगठन की एक बैठक में बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समूह के सदस्यों को क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना चाहिए और आसपास के क्षेत्रों में एक तरफा सैन्य गतिविधियां नहीं करनी चाहिए। नई दिल्ली में एससीओ के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक को संबोधित करते हुए डोभाल ने क्षेत्रीय संपर्क की आवश्यकता पर जोर दिया, लेकिन ये भी कहा कि इस तरह की पहल परामर्शी और पारदर्शी होनी चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। बता दें कि डोभाल की ये टिप्पणी चीन और पाकिस्तान द्वारा सीमा पर दिए जा रहे टेंशन के बीच आई है। भारत से लगती सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान कुछ न कुछ करते रहते हैं, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति लगातार बनी रहती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर विदेश मंत्री साक एलएसी पर तनाव पर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेशों में भारतीय दूतावास पर हमले को लेकर बुधवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अगर बोलने की आज़ादी के नाम पर आप इस तरह के हमले की इजाज़त देंगे तो आपको भी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम भारत में अमेरिकी राजदूत को 100% प्यार से समझाएंगे। दरअसल वाशिंगटन डीसी स्थित भारतीय दूतावास के पास अलगाववादी सिख बीते 25 मार्च को एकत्र हुए थे और उन्होंने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू के खिलाफ अपशब्द कहे और उन्हें सार्वजनिक रूप से धमकी दी थी। प्रदर्शन स्थल पर कुछ प्रदर्शनकारी अन्य प्रदर्शनकारियों को हिंसा में शामिल होने और इमारत की खिड़कियां एवं शीशे तोड़ने के लिए भड़काते भी नजर आए और इसी तरह से एक अन्य घटनाक्रम में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बीते 19 मार्च को सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आग लगाने की कोशिश की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में होने जा रही इस मीटिंग में शामिल होंगे चीन, पाकिस्तान। ऐन वक्त पर लिया ये फैसला। जी हां दोस्तों, भारत की मेजबानी में होने जा रहे संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक में पाकिस्तान और चीन ने शामिल होने का फैसला किया है। भारत ने 29 मार्च को एससीओ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी की और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पुत्रसेव एससीओ की सुरक्षा परिषद के सचिवों की बैठक में शामिल हुए। ये बैठक नई दिल्ली में हुई और इसमें शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत लोकतंत्र की जननी है, समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 में बोले पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 को संबोधित करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी बताया और कहा कि लोकतंत्र सिर्फ एक ढांचा नहीं, ये एक आत्मा भी है और ये इस विश्वास पर आधारित है कि हर इंसान की ज़रूरतें और आकांक्षाएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। और उन्होंने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था तमाम चुनौतियों के बावजूद भी तेजी से आगे बढ़ रही है। आज हमारी सरकार की हर पहल भारत के नागरिकों के सामूहिक प्रयासों से संचालित होती है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का विकास दर तमाम चुनौतियों के बावजूद आगे ही बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में भारत लोकतंत्र की एक अलग पहचान बन चुका है। हमने दूसरे देशों को बताया है कि आखिर लोकतंत्र कैसे चलता है और इसके होने के फायदे क्या क्या हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में हमारा मार्गदर्शक दर्शन सबका साथ सबका विकास है।
है, जिसका अर्थ है समावेशी विकास के लिए एक साथ काम करना। कई वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ये स्वयं विश्व में लोकतंत्र के लिए सबसे अच्छा विज्ञापन है। ये अपने आप में कहता है कि डेमोक्रेसी डिलीवर कर सकती है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित नेताओं का विचार प्राचीन भारत में बाकी दुनिया से बहुत पहले सामान्य बात था। चाहे जलवायु परिवर्तन से लड़ने का हमारा प्रयास हो, जल संरक्षण का या सभी को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन प्रदान करने का, हर पहल भारत के नागरिकों को सामूहिक प्रयासों से संचालित होती है। हमारी वैक्सीन मैत्री पहल ने दुनिया को लाखों वैक्सीन दी। ये वसुधैव कुटुंबकम की भावना से भी निर्देशित था, जो कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य है। इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों पर कहा था कि जब दुनिया के बुद्धिजीवी हमारे देश को लेकर आशावादी हैं, तो इस बीच देश को खराब रोशनी में दिखाने और मनोबल को ठेस पहुंचाने की बातें भी हो रही हैं। दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है, लेकिन इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दुनिया को भारत ने दिखा दिया है कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है। हमारे लोकतंत्र की सफलता से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं और इसी वजह से लोकतंत्र पर हमले भी किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भारत आगे बढ़ता रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 में जीत के लिए बनाया धांसू प्लान। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 30 मार्च को हरिद्वार में करेंगे शंखनाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से रणनीति बनानी शुरू कर दी है और कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों को मात देने के लिए बीजेपी ने धांसू प्लान भी बनाया है। राजनीतिक सूत्रों की बात माने तो बूथ स्तर से पार्टी संगठन को मजबूती दी जा रही है। चुनाव में जीत को पार्टी कार्यकर्ताओं को सुपर एक्टिव भी किया जा रहा है और पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 30 मार्च के हरिद्वार दौरे में वो चुनावी शंखनाद कर सकते हैं। शाह के दौरे से पहले दिल्ली से स्पेशल टीम हरिद्वार पहुंच गई है और टीम और सुरक्षा एजेंसियों ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया। हरिद्वार पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आयुष्मान भारत योजना 2.0 की तैयारी, 40 करोड़ नए लोगों को मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार अगले साल आम चुनाव से पहले देश में आयुष्मान भारत 2 की तैयारी कर रही है और इसके तहत 40 करोड़ नए मध्य आय वाले लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की योजना है। नीति आयोग और स्वास्थ्य मंत्रालय जनसंख्या के इस वर्ग को स्वास्थ्य कवर प्रदान करने के लिए प्रस्तावित योजना की रूपरेखा पर काम कर रहा है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि योजना लागू करने में सरकार कई विकल्पों की जांच कर रही है। वित्तीय बोझ के साथ सरकार योजना को लागू करने की चुनौती पर भी विचार कर रही है और इस योजना के पहले चरण में 50 करोड़ लोगों को कवर किया गया था और इस तरह से दोनों चरणों में कुल 90 करोड़ लोग तक इसे पहुंचाने की कोशिश हो रही है, जो देश की कुल आबादी का 75% हिस्सा होगा। और इस योजना के तहत शामिल व्यक्तियों से आंशिक योगदान या टॉप अप प्राप्त करने के लिए विकल्प भी सरकार तलाश रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में बीजेपी बहुमत से जीतेगी। आरक्षण पर राजनीति कर रही है कांग्रेस। धर्मेंद्र प्रधान ने राइजिंग इंडिया में कही ये बात। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को राइजिंग इंडिया सम्मेलन 2023 में कहा कि यहाँ इस बात को लेकर कोई भ्रम नहीं है कि भाजपा कर्नाटक चुनाव 2023 में बहुमत से जीतेगी और लोगों ने बम्बई सरकार की आरक्षण नीति को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि कर्नाटक में भाजपा पूर्ण और स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाएगी। राज्यों में पीएम मोदी का प्रभाव बहुत मजबूत है। पूर्वोत्तर के चुनावों ने दिखाया कि भाजपा के पास लोगों का जनादेश है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सोने चांदी में जबरदस्त गिरावट, सस्ता हो गया गोल्ड खरीदना, 10 ग्राम का ये है रेट। जी हाँ दोस्तों, सोना चांदी की कीमत में पिछले कुछ दिनों से उठा पटक का दौर बना हुआ है। बुधवार को गोल्ड और सिल्वर की कीमत में मिला जुला रुख देखा गया। सोने की कीमत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दोनों कीमती धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई और दूसरी तरफ सर्राफा बाजार में दोनों धातुओं की कीमत में गिरावट देखी गई। अगस्त 2020 में 56,200 रुपये का रिकॉर्ड बनाने वाला सोना पिछले दिनों 60,000 रुपये के स्तर को पार कर गया था और इसी तरह चांदी भी 71,000 रुपये का रिकॉर्ड बनाकर वापस नीचे आई है। जानकारों को उम्मीद है कि दिवाली के सीजन में सोने और चांदी के
दाम में और तेजी आएगी। सोने के दाम 65,000 रुपये और चांदी के 80,000 रुपये प्रति किलो पर पहुंचने की उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रमुख मनोज पांडे का चीन को साफ संदेश, सीमा पर अब घुसपैठ हुई तो देंगे करारा जवाब। जी हां दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने चीन को साफ शब्दों में घुसपैठ को लेकर चेताया है और सेना प्रमुख ने कहा है कि घुसपैठ चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बढ़ने के संभावित कारण बना हुआ है और भारत किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। मनोज पांडे ने कहा कि चीन ने बल जुटाने और सैन्य ऑपरेशन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण क्षमता अर्जित की है और लंबे समय से लंबित सीमा समस्या के साथ इन चीजों को अलग नहीं किया जा सकता है। जनरल पांडे ने कहा कि पिछले समझौतों के उल्लंघन में LAC के पार घुसपैठ करने के चीनी प्रयास भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं, लेकिन सेना की तैयारी उच्च स्तर की बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान से नाराज रूस ने दी बड़ी चेतावनी। क्या है मामला, आपको बता दें दोस्तों कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, यहाँ तक कि ये अपने देशवासियों के लिए भोजन तक का प्रबंध नहीं कर पा रहा है। ऐसे में वो अपने विदेशी मित्रों के सहारे अपना एक एक दिन गुजार रहा है और इस बुरे हालात में पाकिस्तान अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन खबर है कि रूस इस वक्त पाकिस्तान से नाराज हो गया है। दरअसल रूस से कच्चे तेल का आयात करने की पाकिस्तान की योजना में इस्लामाबाद द्वारा धीमी प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण बाधा बन गई है, जिसने मॉस्को को परेशान और निराश कर दिया है। सूत्रों के अनुसार मॉस्को ने रूस के कच्चे तेल के आयात की पाकिस्तान की पहल पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस्लामाबाद को कम से कम एक कच्चा तेल कार्गो आयात करने और अपनी गंभीरता और मंशा स्थापित करने के लिए कहा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के साथ रिश्तों की सजा भुगतेगा पाकिस्तान, अमेरिका करेगा उससे किनारा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की एक रिपोर्ट पर अगर यकीन करें तो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते इस समय काफ़ी मजबूत हैं। दोनों देश एक गठबंधन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मगर इस गठबंधन में उन देशों को एंट्री नहीं मिलेगी जो चीन के दुश्मन हैं, खासतौर पर अमेरिका। ऐसे में दोनों देशों के इस रिश्ते को एक पूर्ण गठबंधन का दर्जा नहीं मिल पाएगा। अमेरिका और चीन के बीच पिछले काफ़ी समय से तनातनी जारी है और ऐसे में यह अमेरिकी रिपोर्ट साफ तौर पर उसे परेशान करने वाली होगी। रिपोर्ट में मुख्य तौर पर चीन पाकिस्तान के बीच सैन्य रिश्ते के बारे में बात की गई है और रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब चीन पाकिस्तान को संकट से निकालने के लिए उसे कुछ कर्ज देने की तैयारी में है। रुक करते